चलिए हम लोग अपना जो है वीडियो सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आने वाला नीट का एग्जाम है, नीट 2025 और अप्रैल सेशन 2025 JEE, इसके लिए हम लोग जो है वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं। इसमें मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, इसमें मैं आपको हर टॉपिक और उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ से जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप लोग समझेंगे। ठीक है। सो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ क्या है? तो कूलम्ब्स लॉ दो या दो से अधिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसको देने का काम करता है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। सो अगर आप देखें कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ F बराबर, क्लियर है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होता है। जहां पे Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 है आपका बाबू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहां पे हम चार्ज की मैग्नीट्यूड लेते हैं, और जो R है वो दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर है? K कूलम्बिक कांस्टेंट है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जब कोई मीडियम नहीं है तब। क्लियर है? और अगर मीडियम है, क्लियर है, तो फोर्स की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है? सो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। क्लियर है? जहां पे एप्सिलॉन R जो है वो क्या है बाबू? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ये मीडियम की वैल्यू होती है। क्लियर है? सो आप यहां पे जो है पहला कॉन्सेप्ट को आप समझिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सवाल आएगा किससे? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर दो चार्ज दिया हुआ है, क्लियर है, या आपको ऐसा रहेगा कि एक चार्ज है, क्लियर है, उस चार्ज को हम किस तरह से डिवाइड करें कि फोर्स उनके बीच जो लगे वो मैक्सिमम हो जाए। क्लियर है? सो कॉन्सेप्ट 1 है, वो है आपका डिवीजन ऑफ चार्ज। क्लियर है? डिवीजन ऑफ चार्ज सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। पहला कॉन्सेप्ट हमारा डिवीजन ऑफ चार्ज सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो इसका नोट, इसका कॉन्सेप्ट की पॉइंट आप याद कर लीजिए कि अगर, ठीक है, अगर चार्ज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा तो उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। क्लियर है? मैक्सिमम होगा। सो ये इसके की पॉइंट्स हो गए कि अगर जो चार्ज है, अगर चार्ज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? समझते हैं इसको। देखिए, जैसे मान लो एक चार्ज है, उसकी वैल्यू Q है, और इसी चार्ज को डिवाइड किया गया, तो इसको डिवाइड किया गया एक छोटे हिस्से में जिसका वैल्यू Q है, तो जो दूसरा वैल्यू हुआ वो क्या हो गया? Q माइनस Q। डिवीजन ऑफ चार्ज में अगर एक Q है तो दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका Q माइनस Q। ठीक है। अब इस चार्ज को किस तरह से डिवाइड किए कि फोर्स मैक्सिमम हो, समझिए। हमने एक चार्ज Q माइनस Q को यहां रखा और दूसरा चार्ज Q को यहां रखा। क्लियर है? और इसके बीच की दूरी R है। क्लियर? दूरी को छेड़छाड़ करना नहीं है। सो यहां पे जो फोर्स होगा F बराबर, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब तक मीडियम नहीं बोले, आप मीडियम लेंगे नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच की फोर्स की वैल्यू होगी। सो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ माइनस Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। अगर फोर्स मैक्सिमम हो, क्लियर है,
तो फोर्स मैक्सिमम तभी होगा जब dF बाई dq जीरो हो। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज अगर जीरो है तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा बाबू, वो फोर्स मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो डी डी क्यू ऑफ, क्लियर है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो डिफरेंशिएशन का रूल है, जो कांस्टेंट इंटाइटी है उसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो आपको मिला डी डी क्यू 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 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो। क्लियर है? ये वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए। ये सारा टर्म इधर आकर के जीरो हो गया, सो आपको बचा डी डी क्यू 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 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो। क्लियर है? डिफरेंशिएट करते हैं फर्दर, तो क्यू बाहर, डी क्यू माइनस डी डी क्यू क्यू स्क्वायर बराबर जीरो। क्लियर है? तो डी क्यू का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और इसका क्या हो गया 2q बराबर जीरो। फॉर्मूला जो यूज हुआ वो हुआ डी डी एक्स, एक्स का पावर n होता है n x का पावर n माइनस 1। क्लियर है? सो इसी को हम लोगों ने यहां पे इस्तेमाल किया। सो q बराबर क्या हो गया बाबू, आपका 2q। सो q जो हुआ ये क्या हो गया कैपिटल Q अपॉन में 2। सो ये क्लियर हो रहा है कि अगर दो चार्ज के बीच अगर फोर्स मैक्सिमम लगना है तो चार्ज का डिवीजन क्या होना चाहिए, चार्ज का डिवीजन दो बराबर हिस्सों में होना चाहिए। क्लियर है? इसी तर्ज पे अगर आप देखें तो जेई मेंस में, क्लियर है, जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूं। क्वेश्चन है कि एक 10 कूलम चार्ज है। क्लियर है? आप क्वेश्चन देखेंगे, एक 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, इसको डिवाइड किया गया है, इज डिवाइडेड, क्लियर है, इनटू 2 पार्ट्स। क्लियर है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर, क्लियर है, डिस्टेंस, so that the repulsive force between them is maximum, clear है? So the charge of 2 parts, clear है, R। अब चार्ज क्या है, तो आपके ऑप्शन है यहां पे 9 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, दूसरा ऑप्शन है 7 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, तीसरा ऑप्शन है 8 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, और चौथा ऑप्शन है 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। क्लियर है? ये क्वेश्चन बाबू JEE के एग्जाम में 2023 को आया था 13 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में। क्लियर? सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। क्लियर है? सो अगर आप देखें ध्यान से तो फोर्स बिटवीन चार्ज, या आप कह सकते हैं फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, ये मैक्सिमम तब होता है जब चार्ज का डिवीजन क्या होता है, हमारे पास बराबर हिस्सों में चार्ज का डिवीजन होता है। सो उस आधार पे बिना फर्दर सॉल्व किए हुए हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, डी, 5 माइक्रोकूलम, क्योंकि यहां पे 10 है, बराबर में तोड़िए तो 5 और 5 होता है। क्लियर है? सो हमारा आंसर 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम है ये। क्लियर है? उसके बाद जो है अगर आप देखें तो फिर से 2022 में एक क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का था। क्वेश्चन था कि एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सवाल है एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिवाइडेड चार्ज क्या होगा, सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। देखिए चार्ज 4 माइक्रोकूलम है, इसको किस तरह से डिवाइड किया गया कि फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम हो जाए। आपके ऑप्शन रहे हैं यहां पे 1 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, दूसरा है 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, एक है 0 एंड 4 माइक्रोकूलम, और फोर्थ ऑप्शन है 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम। क्लियर है? सो सीधी बात है 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है
क्लियर है? इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जब इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, उनके बीच मैक्सिमम। सो 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम में हम लोग डिवाइड करेंगे तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सो जो करेक्ट आंसर है वो है 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। अब देखिए कि इस कॉन्सेप्ट पे अगर मैं आपको कराऊं तो लगभग हर साल एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि अगर चार्ज को डिवाइड किया जाए किस तरह से तो फोर्स मैक्सिमम हो। तो आपके पास उसका कॉन्सेप्ट है कि अगर चार्ज को बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके बाद चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम लोग अपना सेकंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे सो दो चार्ज है और इस दो चार्ज को एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। क्लियर है? सो आप समझो कि दो चार्ज है, मान लो Q1 है और Q2 है और इनके बीच की दूरी क्या है, R। क्लियर है? डिस्टेंस क्या है, R। और इसको एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है, जिस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन R। क्लियर है? अब आप देखिए कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा कि अगर डाई इलेक्ट्रिक को हम हटा दिए तो क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक को जैसे ही रिमूव करेंगे दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। याद रखना है कि डाई इलेक्ट्रिक को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो फोर्स कम जाता है, तो अगर हम डाई इलेक्ट्रिक को हटाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो वापस उसी फोर्स को जो डाई इलेक्ट्रिक के समय है, अगर वही फोर्स हमको चाहिए, अचीव करना है, तो हमें कितना डिस्टेंस बढ़ाना होगा। सवाल समझ पा रहे हैं? सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट का नाम है रिमूवल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। क्लियर है? इस बात को समझिए। अब यहां क्या है, डाई इलेक्ट्रिक को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो फोर्स कम जाता है, डाई इलेक्ट्रिक को हटाएंगे फोर्स बढ़ जाएगा। क्लियर है? डिस्टेंस को कम करेंगे फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे फोर्स कम जाएगा। सो समझ रहे बात? डिस्टेंस के इनवर्सली डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को अगर हम कम करें फोर्स बढ़ जाएगा, अगर दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम ज्यादा कर दें तो फोर्स क्या होगा, उस केस में कम जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब डाई इलेक्ट्रिक था तो फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R², यही फॉर्मूला लगा। फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R²। अगर डाई इलेक्ट्रिक को हटाया जाए, क्लियर है, अगर डाई इलेक्ट्रिक को हटाया जाए तो फोर्स बढ़ जाएगा। क्लियर है? सो वापस पुराने फोर्स को अचीव करने के लिए डिस्टेंस इंक्रीज करना होगा। ये क्लियर हो गया, इंक्रीज करना होगा। क्योंकि आप देखो, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक हटा दिया और डिस्टेंस भी कम कर दिया तो फोर्स और बढ़ जाएगा ना। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक हटाया और डाइलेक्ट्रिक हटा करके डिस्टेंस को थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया, उस केस में क्या होगा कि आपका फोर्स पुराना वाला फोर्स जैसा हो जाएगा। क्लियर है? सो डाइलेक्ट्रिक को हटाने के बाद पहले डिस्टेंस R था, अब डिस्टेंस R' हो गया। क्लियर? इंक्रीज हो गया डिस्टेंस। तो Q1 और Q2 चार्ज तो सेम रहा। अब डाइलेक्ट्रिक था तो ये फोर्स था, डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R' का होल स्क्वायर। क्लियर है? समझ रहे हैं मेरी बात? ये हो गया आपका इक्वेशन 2। क्लियर है? अगर फोर्स सेम है तो F1 और F' की वैल्यू सेम होगी।
तो F इज इक्वल टू एफ डैश अगर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r डैश का होल स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। तो आपको मिला यहां पे r स्क्वायर एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1/r डैश का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखेंगे r डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर एप्सिलॉन r। क्लियर है? सो r डैश की वैल्यू हो गई अंडर रूट r स्क्वायर एप्सिलॉन r इज इक्वल टू r अंडर रूट एप्सिलॉन r। क्लियर? एप्सिलॉन r को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k के टर्म में भी दिखते हैं, तो r डैश बराबर r अंडर रूट k भी लिख सकते हैं हम लोग। सो ये जो है ये है न्यू डिस्टेंस, नई वाली डिस्टेंस है, और ये है आपका पहले वाला डिस्टेंस, पहले वाला। तो नया डिस्टेंस क्या होगा? r डैश बराबर r अंडर रूट k, तो जाकर के आपको सेम फोर्स जो है वो मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? चेंज इन लेंथ कितना होगा? चेंज इन लेंथ कितना होगा? तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा बाबू r डैश नया डिस्टेंस माइनस r जो कि पुराना डिस्टेंस है। सो दिस इज योर r अंडर रूट k माइनस r कॉमन हो गया अंडर रूट k माइनस 1, यही हो गया चेंज इन लेंथ, और इसको चलिए हम लोग डेल्टा r से दिखाते हैं। क्लियर? तो अब सवाल आपको या तो ये पूछ रहा होगा या सवाल आपको यहां पे ये पूछ रहा होगा, यही दो हमारा सवाल रहेगा। या तो नया डिस्टेंस क्या है वो पूछेगा, या फिर चेंज इन लेंथ क्या है वो आपको पूछेगा। फिर से इसी तर्ज पे अगर आप देखते हैं तो JEE में ही एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है अगर आप देखें लिखा हुआ है इफ टू चार्जेस, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है इससे, Q1 एंड Q2 क्लियर है आर सेपरेटेड with distance d and placed in a medium of dielectric constant, क्लियर है, K, dielectric constant K, what will be the equivalent distance between the charge in air for the same electrostatic force, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए आपके ऑप्शन है K अंडर रूट डी, दूसरा 1/1.5 D अंडर रूट K, तीसरा 2D अंडर रूट K, और चौथा वो है D अंडर रूट K। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन जेई मेंस 2023 के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है, 2023 में। क्लियर है? ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट। तो देखिए यहां पे हम लोग डिस्टेंस r लेके चले हैं, ये डिस्टेंस को d लिए हुए है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोगों ने k बोला, यहां भी k है। सो डायरेक्ट यहां पे क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस। देखिए आप यहां पे आपको यहां पे क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या है। आपसे इसने चेंज इन डिस्टेंस नहीं पूछा या कितना चेंज हुआ नहीं पूछा, आपसे इसने ये पूछा है। क्लियर है? तो डायरेक्ट हम करेंगे कि नया इक्विवेलेंट डिस्टेंस r डैश बराबर d अंडर रूट k होगा। अब आप मिला लो इससे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? सो देखिए अगर आप लोग जो है कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से पढ़ लें, और ऐसे में हर टॉपिक का आपको बता दूंगा कि उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो हर क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा। क्लियर है? ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट हुआ। थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल पॉइंट। इसको नोट किया जाए। हम लोग अपना थर्ड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है न्यूट्रल पॉइंट। सो कॉन्सेप्ट थर्ड हमारा हुआ न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है?
आपसे पूछा जाएगा सवाल में कि दो चार्ज है और उस दोनों चार्ज के बीच में हम कहां पे एक चार्ज रखें तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। क्लियर है? तो देखिए, समझिए ध्यान से, अगर एक चार्ज है मान लो Q1, ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्या है? चार्ज की वैल्यू है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। क्लियर है? तो यहां पे दो बातें हैं। पहला, क्लियर, अगर दोनों चार्ज का नेचर, अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम हो तो न्यूट्रल पॉइंट, दोनों चार्ज के बीच में लाई करेगा और उस चार्ज के नजदीक होगा, उस चार्ज के नजदीक होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। क्लियर? आ गई मेरी बात समझ में? सो यहां क्या है, अगर चार्ज का नेचर सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे लाई करेगा और वहां लाई करेगा, ठीक है यार, उस जगह लाई करेगा जिसका मैग्नीट्यूड जिस चार्ज का कम है उसके नजदीक होगा वो। क्लियर है? सो देखिए, समझाते हैं आपको कि Q1 Q2 चार्ज है और मान लो दोनों का नेचर पॉजिटिव है। तो चलिए यहां पे एक चार्ज हमने रखा Q0। सो इसके ऊपर फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स F1, इसके ऊपर फोर्स लगा F2। क्लियर है? सो अगर यहां पे F1 F2 के बराबर हो, मतलब दोनों का सम अगर 0 हो तो नेट फोर्स 0 हो गया, कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं। अगर दोनों चार्ज मान लेते हैं निगेटिव होता है, -Q1 -Q2, क्लियर है, और यहां पे जो चार्ज है, क्लियर है, उसको यहां रखा। क्लियर? अब ये वाला चार्ज इसको खींचेगा F1 अट्रैक्शन, ये वाला चार्ज इसको खींचेगा F2, और अगर दोनों सेम हुआ, क्लियर है, समझ लो बात, कि F1 बराबर F2 हो जाए या दोनों का सम 0, एक ही बात है, तो न्यूट्रल पॉइंट वहां एग्जिस्ट करेगा। सो पहला केस। लेकिन अगर, बात समझिएगा, लेकिन अगर केस 2 कर देते हैं इसको, अगर दोनों चार्ज का नेचर अलग हो, एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तो अगर दोनों चार्ज का नेचर अलग हो तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर लाई करेगा और सेम उस चार्ज के नजदीक होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। क्लियर? जैसे देखो, मान लो यहां पे क्या है, +Q1 है और यहां मान लो -Q2 है। अब न्यूट्रल पॉइंट के लिए तुम समझो, अगर तुम बीच में डाल दिए चार्ज को तो भाई ये वाला तो इसको रिपेल करेगा लेकिन ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे F1 + F2 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, और नेट फोर्स अगर 0 नहीं हुआ तो वो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट रहा ही नहीं। अब यही चीज को देखो, इसी का देखो कि यहां पे +Q1 है, यहां -Q1 है, और हम चार्ज को मान लो कि यहां रख दिए, Q0 को यहां रख दिए, बाहर रख दिए, हम लोग बाहर रखें, तो अब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा बाहर और ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इधर। अब यहां पे परिस्थिति बन रही है कि F1 F2 के बराबर हो जाए और दोनों का सम 0 हो जाए। क्लियर है? सो F1 + F2 यहां पे 0 हो सकता है। सो उस केस में क्या होगा बाबू कि न्यूट्रल पॉइंट बाहर में लाई करेगा। क्लियर है? सो इसके दो केस आपको ध्यान रखने हैं। अगर चार्ज का नेचर सेम है, न्यूट्रल पॉइंट बीच में लाई करेगा। अगर चार्ज का नेचर अलग अलग है तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर लाई करेगा और उस चार्ज के नजदीक होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। जैसे अगर यहां पे Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से कम है तो यहां लाई किया। अगर वही रहता कि नहीं, Q1 का मैग्नीट्यूड, सॉरी, Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से कम है, अगर रहता कि नहीं Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से कम है तो न्यूट्रल पॉइंट इधर लाई करता, Q1 के साइड लाई करता। तो यह Q0 होता, यहां पे +Q1 होता, यहां पे -Q2 होता। क्लियर?
सो ये चीज आपको समझना होगा, पॉइंट कहां लाई कर रहा है, चार्ज कहां है, क्लियर है। न्यूट्रल पॉइंट, दो चार्ज है सेम नेचर का बीच में, बाहर अगर नेचर अलग अलग है बाहर, जिधर कम है उधर ही। अब चलिए इसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, पहला केस डिस्कस करेंगे। सो एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, दोनों का नेचर सेम है, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग d मान लेते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रल पॉइंट यहां रख दिया, ये मान लो न्यूट्रल पॉइंट, क्लियर है। तो इससे इसकी दूरी x है और इससे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, d माइनस x, ठीक है। आ गई बात समझो। तो अब समझिए ध्यान से, इसका इसके ऊपर फोर्स लगेगा रिपल्सिव बाहर, इसको हम लोग F1 मान लेते हैं, क्लियर है। सो F1 मान लीजिएगा, तो F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। और इसका इसके ऊपर फोर्स लगेगा F2, रिपल्सिव फोर्स बाहर। सो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। आगे बात समझो। अब क्या है कि अगर वो न्यूट्रल पॉइंट पे है तो F1 और F2 दोनों बराबर होगा, समझ रहे मेरी बात। सो F1 बराबर F2 होगा एट न्यूट्रल पॉइंट, सही ना, न्यूट्रल पॉइंट पे दोनों बराबर होगा। सो उस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये पूरा कट गया, Q0 से Q0 कट गया, क्लियर है। तो आपको मिला Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस कर देते हैं तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो गया Q2 बाई Q1 जो कि हो गया d माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्लियर है, इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। अरे मेरी बात समझ में। सो यहां देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे d माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट Q2 बाई Q1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि Q2 बाई Q1 लिखना है या Q1 बाई Q2 लिखना है। सो ये हो गया d बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1, ठीक है। सो d बाई एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट Q2 बाई Q1, और ये माइनस इधर आकर के प्लस 1 हो गया। सो x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा क्या, आपका d अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसी में अगर इफ Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लेते हो जाता है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, तो x की वैल्यू आप ही देख लीजिए, d अपॉन अंडर रूट Q बाई Q जो कि कट करके 1 हो गया प्लस 1। तो ये d बाई 2 हो गया। उस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, क्लियर है। ये हमारा केस 1 हुआ, जब दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में लाई करेगा, कहीं कोई दिक्कत। अब अगर इसी को हम लोग दूसरे पार्ट में लेके चलते हैं कि अगर नेचर सेम नहीं है तो न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई करेगा, समझिएगा। इसको आप लोग वीडियो रोक करके लिख लीजिए, हम लोग यहीं पे इसको डिराइव कर देते हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से कि अगर चार्ज का नेचर अलग अलग है तो न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई करता है, बाहर लाई करेगा, कितने डिस्टेंस पे, ये देखिए प्लस और माइनस का ही फर्क आपको रिलेशन में मिलेगा, ठीक है ना। चलिए सो मान लेते हैं एक चार्ज है प्लस Q1 माइनस Q2, और यहां पे Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से कम है, क्लियर है। तो क्या है, Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से कम है। तो समझ आइए आप, जिसका मैग्नीट्यूड कम है न्यूट्रल पॉइंट उधर ही लाई करेगा। सो न्यूट्रल पॉइंट यहां लाई करेगा, मान लो यहां पे Q0 रख दिया, क्लियर है। अब ये वाली डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो यहां से यहां का डिस्टेंस d प्लस एक्स हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस d प्लस एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। सो इसका इसके ऊपर फोर्स लगा, वो फोर्स F1 है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ एरो होगा, है ना। सो F1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 Q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? उसके बाद ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव बाहर, ये F2 होगा। क्लियर? सो F2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। न्यूट्रल पॉइंट पर दोनों फोर्स की वैल्यू F1 और F2 की वैल्यू बराबर होगी। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाई D प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। न्यूट्रल पॉइंट पे दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए। यहां पे Q0 से Q0 कैंसिल, 1/4 पाई से ये कैंसिल। तो आपको देखिए मिला क्या, आपको मिला Q2 बाई एक्स स्क्वायर, Q1 बाई D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? सो यहां पे इसको हम लोग लिखेंगे D प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर Q1 बाई Q2। यहां देखिए, यहां पे Q2 बाई Q1 है, यहां पे Q1 बाई Q2 है, तो ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो D प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 बाई Q2। सो D बाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 बाई Q2। सो D बाई एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 बाई Q2 माइनस में 1। सो x की वैल्यू हो गई D अपॉन अंडर रूट Q1 बाई Q2 माइनस में 1। ये तब है जब दोनों चार्ज का नेचर अलग अलग है, और ये आपका तब है, ये आपका तब है जब दोनों चार्ज का नेचर सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ से थर्ड कॉन्सेप्ट हुआ, इसको नोट किया जाए। अपना फोर्थ कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते हैं आगे। सो कॉन्सेप्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैंने देखा है कि इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो कॉन्सेप्ट 4 जो है वो है एसएचएम बेस्ड कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब एसएचएम बेस्ड कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें भी दो केस बनेगा। क्लियर है? दोनों केस को अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है? तो एसएचएम बेस्ड कॉन्सेप्ट में देखिए बाबू क्या है कि दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर है? चलिए, इसका Q है और इसका भी Q है, और इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो D है। डिस्टेंस क्या है? D। अब इसके बीचों बीच यहां पे एक न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो उस न्यूट्रल पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0, है ना? तो इस न्यूट्रल पॉइंट पे अभी जो Q0 है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं। समझ रहे बात आप? उस न्यूट्रल पॉइंट पे जो चार्ज Q0 है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं। अब क्या हुआ कि इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया x, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू Q0। क्लियर है? जैसे ही इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए मान लो x जो कि बहुत छोटा है d के मुकाबले। क्लियर है? तो क्या हुआ बाबू, जब उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए, है ना, और समझने के लिए ना इस डिस्टेंस को हम तत्काल 2D मान लेते ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे। ठीक है? आप d भी मान के कर सकते हैं, d/2 में डिस्टेंस को तोड़ेंगे, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू Q0। क्लियर है? और उसने एसएचएम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। तो उस केस में आपसे पूछेगा ओमेगा की वैल्यू, आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता है। सो जो भी पूछेगा उसके लिए चलिए हम लोग यहां पे डिराइव करते हैं। तो देखिए यहां से यहां की दूरी d थी। क्लियर? जब डिस्प्लेसमेंट आगे किए तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? d प्लस एक्स, और ये हो गया d माइनस एक्स। क्लियर? सो फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है क्या हो गया? d प्लस एक्स और d माइनस एक्स। तो इस पे इसका फोर्स इधर लगा F1। क्लियर है? फोर्स F1 लगा तो F1 की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गौर कीजिएगा, Q0 अपॉन में d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हुआ।
इसका इसके ऊपर फोर्स लगा F2 इधर, तो F2 की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कम है, d माइनस एक्स कम है d प्लस एक्स से, तो ऑब्वियस बात है कि F2 जो होगा वो बड़ा होगा, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। ठीक है, तो F2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा F1 से। तो नेट फोर्स F नेट जो होगा वो होगा F2 माइनस F1, बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? कॉमन लेके बाहर निकालते हैं तो क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, 1/d माइनस एक्स का d माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस, ठीक है, माइनस d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, और प्लस 2dx अपॉन में d माइनस एक्स d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये बात समझ में, इसको हम लोग एलसीएम लेके काट रहे हैं, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आपको एफ नेट जो मिला वो है क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 4dx अपॉन में d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? आ गई बात समझ में? अब क्योंकि यहां पे d की वैल्यू, यहां पे सॉरी x की वैल्यू बहुत छोटी है d से, तो एक्स स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो एफ नेट जो हुआ वो हो गया क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 4 डी एक्स अपॉन, ये तो इग्नोर ही हो गया, d का पावर 4 बचा जो कि कट करके d3 बचा। क्लियर है? सो एफ नेट की वैल्यू आपको यहां पे क्या मिल गई बाबू, मिल गई क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, 4x अपॉन d3। अब ये जो फोर्स आपको मिला, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसएचएम। यही नेट फोर्स जो है आपका एसएचएम के लिए क्या है बाबू, एसएचएम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी फोर्स के कारण एसएचएम, इसी नेट फोर्स के कारण एसएचएम हुआ। तो हम जानते हैं कि फॉर एसएचएम एफ जो है वो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, एम जो पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है उसका मास होता है। तो ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 इसको बराबर होना होगा। सो बाबू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4x बाई डी क्यू, ये होगी। इस x से इसको हम लोग खत्म कर दिए तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, 4 ऊपर में 4 से चाहे इसको काट भी सकते हैं और m इधर। क्लियर है? अब ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, अब इस 4 से 4 को काट ही दो। क्लियर है? तो ओमेगा की वैल्यू हो गई अंडर रूट क्यू नॉट अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया ओमेगा का। क्लियर है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, पढ़ा हुआ है। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी का वैल्यू क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब। क्लियर है? 2 पाई को इधर ले आते हैं तो 1/t इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट क्यू नॉट बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब। क्लियर है? पलट दिए तो t निकल गया,
तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या हो गया बाबू, 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब अपॉन में क्यू नॉट। क्लियर है। अब कभी कभी देखिए टाइम पीरियड हो गया, अब कभी कभी देखिएगा कि इसी टर्म में रहेगा, और नहीं तो कभी कभी 2 पाई को अंदर ले लेगा, तो अंदर भी ले लेते हैं, तो t बराबर अंदर लेंगे तो 4 हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये पाई मिलके पाई क्यूब हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, m हो जाएगा, d क्यूब हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से 1/t आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई अंडर रूट क्यू नॉट अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी बराबर अंदर भी ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब का अंडर रूट। सो एसएचएम बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये ओमेगा और टाइम पीरियड का वैल्यू पूछा जाएगा, तो वो इस तरह से आप लिखेंगे, या तो इसको याद कर लीजिए आप लोग, या कैसे मैंने डिराइव किया है वो आप याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें जो पार्टिकल को डिस्प्लेस किए, बात समझिएगा ध्यान से, अब इसमें जो पार्टिकल को डिस्प्लेस किए वो ऑन द लाइन बिटवीन द चार्ज किए। इसी का केस 2 आपको कुछ ऐसा रहेगा कि दो चार्ज है, मान लो Q और Q है, पार्टिकल मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, उसको परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस किए। उसको कैसे डिस्प्लेस किए, परपेंडिकुलरली x डिस्प्लेस किए, और x की वैल्यू लेस देन क्या होगी, d। क्लियर है। तो ये एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, और उस केस में आपका जो है, उस केस में उसकी जो वैल्यू है बेसिकली ओमेगा या टाइम की क्या होगी। तो आपको क्या करना है, इस केस में भी नेट फोर्स निकाल देना है। नेट फोर्स जैसे मैंने यहां पे निकाला वैसे आपको नेट फोर्स निकाल देना है, और नेट फोर्स निकाल करके एसएचएम का कंडीशन है कि F बराबर m ओमेगा स्क्वायर x नेट फोर्स के बराबर होगा। अब यहां से आपको जो पूछेगा आप उसको निकाल सकते हैं। सो ये हमारा रहा कॉन्सेप्ट 4, एसएचएम बेस्ड कॉन्सेप्ट, इसको नोट किया जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5 समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5, इसमें क्या है, बेसिकली दो मास है, आइडेंटिकल स्फीयर आप समझ लीजिए, उसका मास m है, और उसको दो इक्वल लेंथ के थ्रेड से जो है सस्पेंडेड किया हुआ है। सो एक ऐसा और दूसरा ऐसा। क्लियर है, इसको सस्पेंड किया गया है, सही ना। अब आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के बारे में आपसे पूछेगा। तो बहुत ही सिंपल है ये, इसका मास m और चार्ज q, इसका मास m, चार्ज q। क्लियर है। तो देखिए बाबू, इस दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम सेपरेशन x है। अगर चार्ज की वैल्यू बढ़े नहीं, घटे नहीं, तो ये जो है इसी अवस्था में रहेगा। चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स और स्ट्रांग होगा, ये ऐसे खुलेगा। अगर चार्ज की वैल्यू कम होने लगे, अगला कॉन्सेप्ट हमारा इसी से लिंक्ड है, अगर चार्ज जो है वो कम होने लगे तो क्या होगा, इसकी सेपरेशन घटेगी, लेकिन अगर कांस्टेंट है तो सेपरेशन में कोई बदलाव आएगा नहीं, है ना। तो ये x का रिलेशन आपको समझाना है। देखिए सबसे पहले वर्टिकल के साथ इसने एंगल बनाया थीटा और थीटा, सेम एंगल। अब देखिए बाबू, यहां पे जो एक फोर्स लगा वो mg है, सिमिलरली यहां पे भी mg लगा। क्लियर है। इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया, तो रिपेल किया तो जो फोर्स लगा वो है Fe, इसने रिपेल किया Fe। क्लियर है। रस्सी में टेंशन लगा T, इस टेंशन के दो कंपोनेंट, ये हो गया T cos थीटा और ये हो गया T sin थीटा। बात समझ रहे हैं। सो T cos थीटा और T sin थीटा, कहीं कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे इस जगह पे देखिए, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, सो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अगर है बाबू,
तो ये तभी होगा जब टी साइन थीटा एफ ई के बराबर होगा। क्लियर है? और यहां पे टी साइन थीटा एफ ई मतलब 1/4πε0, क्लियर है, क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। सो टी साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम। सो वर्टिकल इक्विलिब्रियम टी कॉस थीटा mg के बराबर होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। आ गई बात समझ में? सो यहां पे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड किया जाए अगर, तो बाबू टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में mg हो जाएगा। t से t कैंसिल, सो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर mg। क्लियर है? आ गई बात समझ में? सो tan थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 एक्स स्क्वायर mg। क्लियर है? सो हम इसको इधर लेके चलते हैं। क्लियर है? सो देखिए, कहने का मतलब कि tan थीटा की वैल्यू देखो, लिखो तो थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। सो अगर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जो कि क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, तो हम जानते हैं कि tan थीटा सिमिलर टू साइन थीटा होता है और वो x/2l हो जाएगा। l ये रस्सी की लंबाई हो गई। क्लियर है? सो दिस विल बी योर x/2l, है ना? सो रिलेशन अगर आप देखें यहां पे x/2l इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर mg। क्लियर है? x को इधर लेके जाते हैं और 2l को इधर लेके आ जाते हैं, तो x क्यूब बराबर क्यू स्क्वायर 2l अपॉन में 4πε0 mg। अब इससे काट दो 2, तो ये आपको मिला क्यू स्क्वायर एल बाई 2πε0 mg। सो x जो है, क्लियर है, x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल बाई 2πε0 mg का पावर 1/3। ये है आपका बाबू इक्विलिब्रियम सेपरेशन। क्लियर? अब इसी से बेस्ड कॉन्सेप्ट 6 क्या है? कॉन्सेप्ट 6 है कि इफ द चार्ज स्टार्ट्स टू लीक एट कांस्टेंट रेट, इफ चार्जेस स्टार्ट्स टू लीक फ्रॉम कांस्टेंट रेट, अगर चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक करना स्टार्ट कर जाए, उस केस में, बात समझिएगा, अगर चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक करना स्टार्ट कर जाए तो उस केस में क्या होगा बाबू? उस केस में दोनों स्फीयर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। सो रिलेशन v का क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रिलेशन क्या होगा? क्लियर है? तो आप देखिए, समझिए यहां पे रिलेशन, इसको आप देखिए, रिलेशन है एक्स क्यूब बराबर क्यू स्क्वायर एल बाई 2πε0 mg। क्लियर है? सो अगर आप यहां पे देखिए ध्यान से, तो एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट क्यू स्क्वायर है, बाकी सारा रिलेशन तो कांस्टेंट है। क्लियर है? मतलब क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट एक्स का पावर 3/2 लिखा जा सकता है। नॉट डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dq बाई dt, क्लियर है, प्रोपोर्शनेट d dt एक्स का पावर 3/2। सो dq बाई dt प्रोपोर्शनेट 3/2 एक्स का पावर 1/2। क्लियर है? dx बाई dt, क्लियर है? सो dq बाई dt प्रोपोर्शनेट 3/2 एक्स का पावर 1/2, और यही है dx बाई dt वेलोसिटी होती है। इसको लेके उधर चले जाओ, तो v बराबर, v प्रोपोर्शनेट, क्लियर है, v प्रोपोर्शनेट 2/3 dq बाई dt, क्लियर है,
और इधर 1/x का पावर हाफ। क्लियर है? आ गई बात समझ में? अब देखो 2/3 कांस्टेंट है, dq/dt तो पहले से ही कांस्टेंट दिया हुआ है, सो v प्रोपोर्शनेट हो जाएगा 1/x का पावर हाफ, सो v प्रोपोर्शनेट x का पावर -1/2। ये रिलेशन समझिए। सो ये इसी मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना कि बेसिकली सिस्टम टंगा रहता है, तो ऐसा बहुत इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो आप देख ही लिए, दूसरा देख लिए कि अगर चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक करना स्टार्ट कर दे तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों किस अप्रोच से जो है एक दूसरे के साथ में आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मान लो कि हम दोनों को कांस्टेंट रेट से चार्ज देना भी शुरू कर दें, एक दूसरे से दूर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का रिलेशन भी बाबू यहां पे आपको यही मिलेगा। समझ रहे बात? इस कॉन्सेप्ट को नोट किया जाए। चलिए तो अब अपना पहला लेक्चर कूलम्ब्स लॉ का यही रखते हैं। बेसिकली हम लोगों ने 6 कॉन्सेप्ट इसमें कवर किया और सब मिलाकर के इसमें 5 कॉन्सेप्ट आपको और मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग वो 5 कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप जेई का, नीट का, आप कहीं का पेपर बनाइए, देखिए आपसे सारा सवाल बनेगा इससे। इसके अलावा आप लोग किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने अगले वीडियो सीरीज में पहले उसको ही कवर करें जिससे आपका भी फायदा हो। धन्यवाद।